अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी के कुछ NDA के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। उसके आगे आज 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट है, तीनों पर आपको विचार करना है, सोचना है और बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट आप लोग देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। कैसे होता है ये हम बताते हैं आगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। इनके इलेक्शन से लेकर कोई विवाद होता है, कोई मैटर होता है, झगड़ा होता है, तो उसका वो विवाद किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। क्या ये सही है? गलत है, क्योंकि ये न्यायपालिका में आता है। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। क्या ये ऑप्शन सही है? तो संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये भी गलत है। आइए देखते हैं सही क्या होगा। तो यहाँ पर तो तीनों कथन गलत है, तीनों स्टेटमेंट गलत है, यानी कोई नहीं सही है। तो एक ऑप्शन आपका है डी वाला, नोटा, नन ऑफ दीज एबव। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहला हम देखते हैं क्यों गलत है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश भी इसे कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश से भी राज्यसभा में मेंबर्स हैं, राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व है। आपका एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहां से राज्यसभा के कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं। और एक पुडुचेरी है, पुडुचेरी से भी राज्यसभा के 1 मेंबर हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों से भी तो राज्यसभा के मेंबर हैं, गए हैं, प्रतिनिधित्व है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा बताया गया है क्यों गलत है। इसमें कहा गया निर्वाचन झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है, तो ये न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं क्यों गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन कहता है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 लोग आते हैं, तो इसलिए तीसरा वाला भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। आइए देखते हैं। संसद, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक आपका पार्ट है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। संसद के 3 पार्ट हैं पूछा है, और एक क्वेश्चन में क्या दिया? ऑप्शन में संसद के 2 ही अंग हैं, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। अगर पूछेगा संसद में कितने हाउस हैं, कितने सदन हैं, तब आप बताएंगे 2, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के कितने अंग हैं, तो आपका राष्ट्रपति भी शामिल हो जाएगा, प्रेसिडेंट भी शामिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में राष्ट्रपति भी होना चाहिए, ये भी क्या है? तीनों गलत हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, नोटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और उसके बारे में सोचना है और सोच के ये बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट
सही है। तो आइए देखते हैं पहले स्टेटमेंट को क्या क्या दिया गया है। पहला है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या तो संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि धन विधेयक के मामले में सारी जो पावर है वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकता। जो अनुदान की मांग होती है, ग्रांट होती है, उस पर वोटिंग करने का पावर केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। ये गलत है। हालांकि जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, वो बजट होता है, और बजट राज्यसभा में लोकसभा में ही पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता है। और लोकसभा में कैसे पेश होता है? राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से होता है। लोकसभा पास करने के बाद राज्यसभा को भेजती है। तो राज्यसभा में भी चर्चा होती है। इसमें दिया गया चर्चा नहीं हो सकती, वोटिंग नहीं होती, लेकिन चर्चा होती है। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी दोनों ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। तो लिखा है, उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में बी वाला ऑप्शन देखिए, 1 और 2, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, बाकी गलत है तीसरा स्टेटमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आपके कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से कौन सा सही नहीं है। आप लोग एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, सही नहीं है और सही है, ये दो तरह से क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी होता क्या है, एग्जाम में सही नहीं है लिखा होता है, लेकिन हम लोग सही है पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, और हम जानते हुए भी क्वेश्चन को क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या सही पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है। तो उस हिसाब से आप ऑप्शन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। तो पहला आपका स्टेटमेंट है, पूछा सही नहीं है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। अभी हमने बताया कि धन विधेयक पिछले क्वेश्चन में केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। और इसमें पूछा क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। दूसरा ऑप्शन है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। बिल्कुल लोकसभा में ही पेश होता है। अभी हमने बताया आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बात की गई है, जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही केवल पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। गलत। अभी हमने आपको बताया केवल और केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, तो इसमें केवल और केवल लोकसभा में पेश हो सकता है। उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन जरूरी है या अनिवार्य है? तो भारत की जो संचित निधि होती है क्या होती है, आपको जानना होगा, तभी आप सही कर पाओगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात की जा रही है। संचित निधि, कहाँ की संचित निधि? भारत की। एक राज्य की भी संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड। इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी सोर्स हैं पैसों को प्राप्त करने के, आय के जितने भी स्रोत हैं, उन सारे स्रोत को एक जगह पर रख दिया जाता है, जिसको नाम दे दिया गया कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि। और संचित निधि पूछा गया क्वेश्चन में, धन निकालने के लिए यहां से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, किसकी स्वीकृति अनिवार्य है?
तो यहाँ से पैसा निकाला तभी जा सकता है जब संसद का अनुमोदन हो जाएगा, पार्लियामेंट अनुमोदित कर देगी, तभी कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। अदरवाइज एक भी पैसा यहाँ से निकाला नहीं जा सकता। हम कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसे खर्च होते हैं वो दो तरह से होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा बता देंगे, आ गया है टॉपिक। तो एक होता है भारित व्यय। कैसा व्यय होता है? भारित व्यय। इसको कहते हैं वेटेड एक्सपेंडिचर, वेटेड एक्सपेंडिचर। और एक होता है अन्य व्यय, अदर एक्सपेंडिचर। अगर कोई पैसा वेटेड एक्सपेंडिचर है कंसोलिडेटेड फंड पर या भारित व्यय है, तो ऐसे पैसों को निकालने के लिए संसद में वोटिंग नहीं होगी, संसद में मतदान नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी व्यय हैं, जितने भी एक्सपेंस होने के लिए पैसे निकाले जाते हैं, तभी निकलेंगे जब पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, संसद में मतदान होगा। और जितने भी संवैधानिक पदाधिकारियों के सैलरी और वेजेस हैं, वेतन और भत्ते हैं, वो सारे वेटेड एक्सपेंडिचर में आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का सैलरी हो गया, राष्ट्रपति का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है उसका वेतन, और भी बहुत सारे वेतन आते हैं। वो सब भारत के संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। जैसे लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसका जो भी वेतन होता है। तो इसके लिए जो पैसा निकाला जाएगा यहाँ से, इसमें संसद में वोटिंग नहीं होगी। बाकी एक भी पैसा अगर अदर एक्सपेंडिचर के लिए निकाला जाएगा तो पार्लियामेंट में वोटिंग ज़रूरी है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो बी वाला ऑप्शन देखिए, इसमें बी वाला ऑप्शन दिया गया है संसद, तो यही सही होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेट गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपको उस स्टेटमेंट को पढ़कर देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहला है कि गवर्नर जो है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, पहला है गवर्नर जो है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिल्कुल सही है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। बस आपको ये जानना है केंद्र सरकार जो होती है यानी प्रधानमंत्री, उसका नाम देता है राष्ट्रपति को, नामांकन करता है राष्ट्रपति, और नियुक्त कौन करता है? जो नामांकन होता है राज्यपालों का, नाम जो देने का काम होता है वो प्रधानमंत्री करता है, और जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, यानी राष्ट्रपति करता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर इस गवर्नर बने रहते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति के प्लीजर से ये पोस्ट पाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, राष्ट्रपति जब चाहेगा तब इनको हटा सकता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के अंडर में होता है, सारी कार्यपालिका जो शक्ति होती है स्टेट की वो राज्यपाल में ही निहित होती है, और जो केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव पावर, वो राष्ट्रपति में होता है, राज्य की राज्यपाल में होता है। लेकिन इन दोनों में जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो नहीं होता है। रियल एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की मुख्यमंत्री में निहित होता है और सेंटर की प्रधानमंत्री में नियुक्त होता है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन भी सही है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए ये अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। जो राज्यपाल होते हैं ये नॉर्मली देखा जाए तो 5 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अगर पूछ ले कितने वर्ष के लिए तो 5 वर्ष, लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लीजर का पोस्ट है, राष्ट्रपति जब चाहेगा तब इसको अपने पद से
हटा सकता है। तो ये पहला भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है और चौथा वाला भी ऑप्शन सही है। इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, सभी चारों। कौन सा सही होगा? सभी चारों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? 73rd अमेंडमेंट की बात किया है। नाइनटीन 92 में होता है, 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और पूछा है कौन सा सम्मिलित है। तो इसके थ्रू सम्मिलित किया गया जिला पंचायत, त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की गई, बलवंत राय मेहता समिति, हमने अभी पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया था, एक बताया था, एक है क्षेत्र पंचायत और एक है ग्राम पंचायत। पंचायतों को 3 स्तर पर बांटने की बात की गई है 73वें संविधान संशोधन में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर। और इसमें एक है नगर पंचायत, तो नगर पंचायत गलत होगा, बाकी ये तीनों सही होंगे। नगर पंचायत जो है, जो आपका दिया गया है नगर पंचायत, ये होगा आपका 74th अमेंडमेंट, 74वां संशोधन है 1992 में। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाले ऑप्शन में आप देखिए 16 का ए, 1 2 3, यही तीनों क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहले आप स्टेटमेंट पढ़िए, उस पर विचार करिए, विचार करने के बाद सोचिए क्या ये सही है और कितने स्टेटमेंट सही हैं, कितने गलत हैं, यही आपको बताने हैं। तो आइए पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है, राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तथा उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। गलत है। क्यों गलत है? सभापति जो होता है, जो चेयरमैन होता है, वो तो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ये तो सही है। लेकिन इसमें वाइस चेयरमैन की भी बात की है। वाइस चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होता है। वाइस चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होगा तभी बनाया जाएगा राज्यसभा में, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा यानी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा, वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा, वही राज्यसभा का सभापति होगा। ये जो पोस्ट है सभापति का, चेयरमैन का, ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, यानी पदेन पद है। और पदेन पद का मतलब होता है इसके लिए आपको चुनाव की ज़रूरत नहीं होती, पहले से फिक्स होता है कि जो इस पोस्ट पर रहेगा वही इस पोस्ट को एब्जॉर्ब करेगा। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है तथा उनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। पहला तो गलत हो गया। कहा है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति की जो वोटिंग होती है, निर्वाचन होता है, क्वेश्चन कहा है इसमें जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं दोनों सदनों के, ये वोटिंग में शामिल नहीं होते। तो बिल्कुल सही है। हमने बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं, निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, वो शामिल नहीं होते हैं। और साथ में हमने उपराष्ट्रपति का भी चुनाव बताया था आपको कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस के सभी मेंबर शामिल होते हैं, मनोनीत वाले भी और निर्वाचित वाले भी, दोनों शामिल होते हैं। राज्यसभा में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं और उपराष्ट्रपति में केवल
लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन केवल 2 वाला सही है। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन केवल 2, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, जो हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम डिफाइन करते हैं, उसमें कई सारी बातें हम जो बताते हैं उस सारी बातों को हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्लास नहीं है, या आपको क्वेश्चन डिस्कशन सेशन का टाइम है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें कम टाइम में हमको बतानी हैं। 20 क्वेश्चन में ही बहुत सारे हमको क्वेश्चंस बताने हैं, तो इसलिए जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा बताया करें, आप लोग क्या किया करिए, नोट कर लिया करिए। अगर नोट करने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रोक कर, वीडियो को पास करके आप लोग नोट कर लिया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चंस आपके आएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सीधा यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र का अधिकार से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। बहुत सारे क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा क्षेत्राधिकार अपीलीय संवैधानिक मामलों में, संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन या अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये आर्टिकल 132 से लेकर 132 से 134A मिलाकर पढ़ने पर होगा। बहुत सारे क्षेत्राधिकार हैं। एक है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131 में, 131 में है। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार 129 में है। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसको कहते हैं। और आपका है पुनर्समीक्षा का क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 137 में है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका एडवाइजरी है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 143 में है। लेकिन पूछा क्या है अपीलीय, तो अपीलीय आपका आर्टिकल 132 से लेकर 134A को मिलाकर पढ़ेंगे तब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होगा। अब इसमें सी ऑप्शन देख लीजिए, आर्टिकल 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। आर्टिकल 132 में दिया गया है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या होता है कि जब कोई संवैधानिक मामला हाई कोर्ट में चल रहा होता है, जब कोई संवैधानिक मामला हाई कोर्ट में चल रहा होता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 134A के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट दे दे कि आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, 134A के थ्रू सर्टिफिकेट देगा कि आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, तो ऐसे मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो 132 में तो है अपील वाला, और 134A को मिलाएंगे तभी होगा। जब तक हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा तब तक आप अपील नहीं कर सकते। इसलिए 132 से को 134A के साथ मिलाकर पढ़ने पर, तो ऑप्शन सी वाला सही होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, 18C। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए,
केंद्र और राज्य, क्वेश्चन नंबर 19 यहां लिख दे रहे हैं बड़ा। केंद्र और राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है, कानूनी जो संबंध है, इनको 3 सूचियों में बांट दिया गया है। 3 सूचियों में बांट दिया गया है। यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूची 7 पढ़ेंगे, शेड्यूल 7 पढ़ेंगे, तब उसमें बात की गई है इन्हीं तीनों सूचियों की, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची की। संघ सूची में जितने भी सब्जेक्ट रखे गए हैं, इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट पर कानून बनाने का जो पावर दिया गया है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। राज्य सूची में जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। और समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य सरकार को भी है। इस सूची में टोटल 101 विषय हैं। इसमें टोटल 66 विषय थे, 5 निकाल दिए गए, बचे 61। आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारी बातें हम यहाँ लिख नहीं सकते, बता रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए, पूछ सकता है एग्जाम में। और समवर्ती सूची में शुरुआत में मूल संविधान में 47 विषय थे, 5 यहाँ से जो राज्य सूची से निकाले गए ये इसमें ऐड कर दिए गए, टोटल कितने हो गए? 52 विषय हो गए। और ये जो 5 निकाले गए, कभी कभी पूछ लेता है कौन से संविधान संशोधन के थ्रू निकाले गए, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसी के थ्रू ये 5 विषय निकाल कर इसमें ऐड किए गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, तो आइए कुछ विषय हम लिख देते हैं। संघ सूची में रेलवे, रक्षा, राज्य सूची में पुलिस, रेलवे पुलिस, रेलवे है संघ सूची का और रेलवे पुलिस आपका है राज्य सूची का। फिर आइए देखते हैं कारागार, गैस, विद्युत, बहुत सारे हैं, टोटल 61 विषय हैं। इसमें टोटल 101 विषय है, इसमें टोटल 52 विषय हैं। सारे विषय हम नहीं लिख सकते, कुछ इंपॉर्टेंट है। समवर्ती वाला हमको देखना है, क्वेश्चन में समवर्ती पूछा है, विवाह, तलाक, एक राज्य सूची का इंपॉर्टेंट विषय है पंचायती राज, समवर्ती सूची का है परिवार नियोजन, शिक्षा। यानी इन सारे विषयों पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार। तो समवर्ती सूची का विषय आपका शिक्षा है। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बी वाला ऑप्शन शिक्षा है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको पता है रक्षा किसका विषय है? संघ सूची का। आपको पता है पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का। कृषि किसका विषय है? राज्य सूची का। तो जो आपकी शिक्षा है वो किसके है? संघ सूची का ना है, ना तो राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का। यही ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी वाला ऑप्शन शिक्षा सही होगा। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है, कुछ नीचे 2 लिस्ट दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा लिस्ट सही नहीं मिला हुआ है या सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है सूची में। एक तरफ दिया गया है अनुसूची, एक तरफ दिया गया है विषय। तो आइए हम बना देते हैं बोर्ड पे। एक तरफ दिया गया है अनुसूची, क्वेश्चन नंबर 20। सातवीं अनुसूची, यह अनुसूची है। अब हम बार बार अनुसूची नहीं लिखेंगे। बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 4थी अनुसूची। यहाँ पर दिया गया विषय
विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं में दिया गया है भाषाएं, 9वीं में दिया गया है भूमि सुधार, 4थी में दिया गया है जनजातीय क्षेत्र। अब देखना है कौन सा सही नहीं। 7वीं अनुसूची अभी हमने बताया, केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है और ये बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये ऑप्शन सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। टोटल संविधान में कुल 14 भाषाओं को मूल संविधान में मान्यता दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में टोटल 22 भाषाएं हैं जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। ये 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था 1951 में। टोटल जो मूल संविधान में वो टोटल 8 ही अनुसूची थी, अब प्रेजेंट टाइम में 12 हैं। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, ये भी क्या है, सही होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथे ऑप्शन में कहा गया चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची जो है इसमें क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बात की गई है। तो जनजातीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सही नहीं है पूछा है, तो यही डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई है 5वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई है 6ठी अनुसूची में। तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ राज्यसभा में सीटों का आवंटन होना चाहिए। तो ये आपका 10 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया वो और भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग को करना क्या है, करना यही है कि जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया आपको उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं एक जगह इकट्ठा, और फिर आपका उसमें कई क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 20 क्वेश्चन से आपका करीब 80-90 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसलिए वो ज़रूरी है और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाद में। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।